शीतल शीतल जी, आपसे एक बहुत स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है। जो मेरी मूल बात यही है कि कई लोग सब कुछ हो जाने के बाद भी पार्टी छोड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। और एक मैं उदाहरण जरा आपसे भी समझ लूं। अ, पिछले सितंबर 2021 में गुजरात में 22 पूरे मंत्रियों को ड्रॉप किया जाता है और एक नए कैबिनेट को लाके बिठा दिया जाता है। 24 नए मंत्री बनते हैं। विजय रूपानी साहब का अभी 4-6 दिन पहले स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि मुझे एक दिन रात में बताया गया कि सुबह आप पार्टी छोड़ दी, मतलब आप को इस्तीफा देना है। और उन्होंने कहा कि मैंने पूछा भी नहीं। अब ये 22 लोग में से किसी ने चू तक नहीं की है। भाई ये साधारण सी बात है। लोग यहाँ पोर्टफोलियो बदल जाता था, अगर आपको याद हो, पहले तो लोग उसी में गुस्सा होने लगते थे, मार इधर से उधर, रिजाइन, इस्तीफा, ये वो। ये क्या इतना डिसिप्लिन है कि ये गिरोह वाली चीज जो मैं कह रहा था, जो रमेश भाई साहब समझा रहे थे, ये किस वजह से ये इतना डिसिप्लिन हो गया है? क्योंकि ये कहना ये कि 22 लोग ड्रॉप हो गए और सबका इतना आदर भाव है और सबका इतना सर्विस वो है कि इसलिए ये किस बात के डर से डरते हैं लोग? शीतल जी। देखिए, राजनीतिक दल और गिरोह में जो फर्क है वो ये है कि राजनीतिक दल किसी विचार पर आधारित होते हैं। वो विचार राजनीति करने का भी होता है और वो विचार एक राजनीतिक संगठन बनाने का भी होता है। आजादी की लड़ाई के समय जो थोड़ा बहुत भाव था, जो नैतिकता थी, जो लोकतांत्रिक परीक्षण हमारे उस समय के नेताओं ने अपने साथ, अपने लोगों के साथ और देश को साथ ले चल के किया, वो एक पीढ़ी तक चला। उसके बाद हमारे जो पुराने नकार थे उन्होंने धीरे धीरे उसका स्थान लेना शुरू किया और पहले व्यक्ति पूजा शुरू हुई, व्यक्ति फिर परिवार में बदले, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदल गए और अल्टीमेटली ये हुआ कि भाई हर जगह एक कोई सत्रप होता है, बाकी सारे अनुचर। तो लोगों ने सरेंडर कर दिया, विचार शून्य हो गया और किसी तरह सत्ता में पहुंचना, किसी तरह चुनाव जीतना, ये प्रमुख हो गया। और जब ऐसा हुआ तो राजनीतिक दल एक एक करके सभी गिरोहों में बदलते चले गए। और जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया था कि अब तो शक होता है कि कोई दल ऐसा बचा भी है, साम्यवादी दलों के बारे में है अभी कि वहाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन वहाँ भी व्यक्तिवाद की शिकायतें अब आती रहती हैं और हैं वो थोड़ी बहुत। हो सकता है कि मात्रा उसकी कम हो, लेकिन बाकी जगह तो अब ये एब्सोल्यूट टर्म में आ चुका है। अब इसमें कोई इधर उधर नहीं है, इफ बट नहीं है। अब जो आपने गुजरात के बारे में कहा, ऐसा तब होता है जब कोई गिरोह अपने गिरोहगिरी में बहुत सफल होता है। तो इस समय जिस गिरोह के नेतृत्व में गुजरात है वो अपने काम में बहुत सफल है, वो लगातार चुनाव जीत रहा है, उसके नेता की बड़ी लोकप्रियता बनी हुई है, तो इसलिए उसने अपने आप को सारे अधिकारों से खुद को लैस कर लिया है। अब वो नेता अपने हित में, उसका हित देश का हित है, वही देश है। अब ये सब जो नहीं मानेंगे या नहीं इसका पाठ करेंगे, वो सब इस देश से बाहर हैं, यानी उस गिरोह के किसी काम के नहीं है, वो राजनीति के ही काम के नहीं है। सीधी सी बात है। तो गिरोह की जरूरत थी कि वहां का जो जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना के इतने दिन चलाया, उनके जरिए जो उनको हासिल करना था वो हासिल कर चुके थे। अब चुनाव लड़ना था, तो चुनाव के लिए उन्होंने एक जाति विशेष जो वहां बहुत ज्यादा है और जो बड़ी प्रभावशाली है, उसके किसी ऐसे आदमी को टिकट देना था या ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री पद देना था जो कल को कोई चुनौती राजनीतिक तौर पे न खड़ी कर सके और एक पद को विभूषित करता रहे। तो एक पद विभूषण उन्होंने खोजा और बाकी जो और मंत्रीगण थे जो इस पे सल्क कर रहे थे कि उनका दावा बनता है, उनका नंबर आना चाहिए वगैरह वगैरह, उन सब को उन्होंने एक लाठी से बाहर कर दिया और नए लोगों को ले आए। लेकिन इसके पहले केरल ने भी ऐसा किया है। केरल में पिनराई जब दूसरी बार जीत के आए तो उन्होंने पिछली बार के जितने मंत्रीगण थे उन्होंने पार्टी में प्रस्ताव पास करके इसको कर दिया। यहाँ है कि प्रस्ताव बाद में पास होता है, आदेश पहले चला जाता है। उन्होंने थोड़ा ड्रामा किया उन्होंने भी इसी तरह से, और जो दूसरे लोग लोकप्रिय हो रहे थे वो एकाएक गायब हो गए।
तो अब सारे कुएं में भांग है, सभी गिरोहों में बदल चुके हैं, सभी गिरोहों में इस बात की प्रतियोगिता है कि कौन सा गिरोह ज्यादा गिरोहगिरी में सशक्त है, कौन ज्यादा तानाशाह है, किसकी तानाशाही ज्यादा चल रही है। और ये सब इस पर आधारित है कि चुनाव में नतीजे कौन सा गिरोह कैसे ला पाता है, और जिसके पास चुनाव के नतीजे अच्छे होंगे वो उसी तरह से उसका इस्तेमाल उतनी ही क्रूरता से और उतनी ही बेशर्मी से, उतनी ही जिद से, उतने ही फूहड़ ढंग से करता रहेगा, और बाकी लोगों को उसको सिर्फ और सिर्फ देश मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेंगे वो देशद्रोही होंगे। शीतल जी, जो मूल बात फिर से वही आ रही है, क्योंकि आम उस पर लगता है कि जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि भाई विचारधारा की अब क्या जरूरत है, अब तो जहां सत्ता है जहां वहां भाग जाओ। लेकिन जो रमेश भाई साहब कह रहे हैं कि मूल अगर आज आपको इन चीजों से लड़ना है या इनके लिए खड़े होना है तो विचारधारा की जरूरत उससे ज्यादा है। मैं एक बलिया से एक हमारे दर्शक जुड़े हैं, मैं उनकी बात इसलिए कह दे रहा हूं भाई, बलिया से हैं, 2-3 बार वो बोले हैं तो मैं जरूर बोल दूं। वो कह रहे हैं, रजत दीप ओझा जी हैं कि आनंद जी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, मैं यूपी के बलिया जिले के एक छोटे से गांव से ही पिछले चुनावों में मेरे गांव के बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, मगर अब यहां लोग कहने लगे हैं कि अब राहुल को जीतना चाहिए। तो क्या जो बात रमेश जी कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि ये विचारधारा जो आरएसएस की थी उसको अपने आप स्वतः लोगों को लग रहा है कि नहीं, विचारधारा से कहीं लड़ने की जरूरत है। राहुल गांधी भी यही बात बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि आरएसएस से लड़ने की जरूरत है, आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की जरूरत है। तो ये बात बेमानी है कि इसमें कुछ दम है, शीतल जी? देखिए, वो पहले जो बात हो रही थी वो थोड़ी हल्के फुल्के स्तर पर हो रही थी, लेकिन उसका भी प्रारब्ध रमेश जी ने ही किया था, और फिर अब दूसरी बात जब अब हो रही दूसरे चरण में, रमेश जी ने फिर उसका एक नया और सही स्वर दे दिया है। एक्चुअली सही स्वर यही है कि विचारधारा तो है, विचारधारा अनुपस्थित भी है और विचारधारा है भी। दरअसल विचारधारा का अनुपस्थित होना भी एक विचार है, विचारधारा को अनुपस्थित करना ही एक विचार है दरअसल, और ये भी एक विचार है। उसका ये प्रतिफल हमारे सामने है। विचार दो ही हैं, या तो आप वाम हैं या दक्षिण हैं। उसके बीच में जो भी होती है वो कोशिश होती है कुछ ऐसा कहिए कि रस्सी पे चलने की, जिसमें हर समय गिरने का खतरा होता है और अंततः आदमी गिर ही जाता है। तो ये जितने भी प्रयोग इस तरह के हुए हैं, ये लोकतांत्रिक प्रयोग दुनिया में 200-250 साल पुराने हैं। इसके पहले तो सामंतशाही थी, और उसके पहले और दूसरे युग थे। तो जो लोकतांत्रिक प्रयोग दुनिया में है वो बहुत थोड़े समय के, मनुष्यता के विकास में, मनुष्य के जब से मस्तिष्क का इस्तेमाल उसने करके दूसरे जीवों को हरा दिया, तब से जो उसका विकास काल है उसमें ये प्रयोग सबसे बहुत अभी सबसे कम समय के हैं। और इतने कम समय में ही चूंकि तकनीक ने बहुत तेजी से बदलाव किए मनुष्य के जीवन शैली में, उसकी सुविधाओं में, उसकी आदतों में, सोच समझ में, उसकी वजह से विचार के प्रयोगों में भी बहुत तेजी से बदलाव हुए। लेकिन एक चीज आधारभूत रूप से तय है कि विचार के दो ही स्वरूप हैं हमारे सामने, या तो दक्षिणपंथी या वामपंथी। जो बीच का कलाकारी है वो वैसे तो विश्वव्यापी है, लेकिन वो हमेशा इधर या उधर लुढ़कती रहती है। इस समय दुनिया में हम देख रहे हैं, यूरोप में भी करीब 12 देशों में दक्षिण पंथ का बोलबाला हो रहा है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में जहां लाल परचम लहराया करता था, अभी भी लहरा रहा है। बहुत से ऐसे लोग जो बंदूक लेके आंदोलन कर रहे थे या लड़ाई कर रहे थे, वो मुख्य धारा में आए हैं। लेकिन अब ब्राजील जैसे सबसे बड़े देश में बोल्सोनारो है राष्ट्रपति, हालांकि इस बार वो 6% पीछे हो गए हैं लूला से, और अगले अक्टूबर में तय होगा उनका भाग्य। अमेरिका में ट्रंप होके गए ही हैं। भारत में भी इसी के साथ एक बहुत आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, मोदी जी के स्वरूप में हमारे सामने आया। उनके पीछे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसके वो खुद भी सदस्य रहे हैं, उसके विचार की ताकत है। उसके विचार की कमजोरी भी है, ताकत भी है। कमजोरी ये है कि वो फिर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस लोकतांत्रिक बने हुए हैं, इनकी जरूरत वो तब तक ही समझते हैं जब तक ये उनके काम में उनका सहयोग करे। अगर उन्हें लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन उनके काम में बाधा है, तो उसके लिए फिर वो लोकतांत्रिक पद्धति उनके लिए अनुकूल नहीं पाते।
जाहिर है कि इस विचार से मुकाबला करने के लिए जो विचार सामने हो सकता है, वो व्यक्तिवादी नहीं हो सकता। राहुल जी का जो अभी फिलहाल प्रयोग हो रहा है, ये व्यक्तिवादी प्रयोग है फिर। चूँकि उनके व्यक्तित्व को तहस-नहस कर दिया था इस पूरे विकास क्रम ने, जिसमें मोदी जी उभर के आए। उसकी ज़रूरत थी कि उनके सामने जो सबसे प्रमुख विपक्षी दल था, उसको वो बिल्कुल नेस्तनाबूद करें। उन्होंने नारा भी दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और एक बहुत बड़ा कैंपेन उन्होंने बहुत बड़े पैसे से लॉन्च किया, जिसने राहुल गांधी को देश में पप्पू बना दिया। अब राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। वो ये साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये कोई विचार नहीं है। ये एक सिर्फ एक परिस्थिति है, जिससे निकलने की एक व्यक्ति, जिसके पीछे एक लेगेसी है, कोशिश कर रहा है। और उसके सिलसिले में वो कुछ कार्यनीति अपनाता है, जिसमें से एक कार्यनीति अभी फिलहाल की ये है कि एक यात्रा निकालते हैं और लोगों से पर्सनल मिल के कोशिश करते हैं कि ये जो कैंपेन उसके खिलाफ एस्टेब्लिश है, इसको हल्का किया जाए, इसको धोया जाए, इसको बदला जाए, सही बात सामने लाई जाए। तो ये वो कर रहे हैं। लेकिन इतने भर से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जो वर्तमान सत्ता ने चीजों को गड्ढ-मड्ढ और बिल्कुल सत्यानाश बहुत से क्षेत्रों में कर दिया है, उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन आ जाए। वो तभी आएगा जब वो एक कार्यक्रम पेश करें। वो कार्यक्रम उनके अपने व्यक्तित्व को चमकाने का नहीं होना चाहिए। वो इस देश के जो व्यक्तित्व में त्रुटि आ गई है, उसका विकल्प देने का होगा। और जब वो उस विकल्प को देने खड़े होंगे, तो या तो वो वाम रहेंगे या दक्षिण। दक्षिण वो हो नहीं सकते, उन्हें वाम ही रहना होगा। क्योंकि ये सरकार तो उस मतलब पूंजी के केंद्रीकृत तरीके पे जाना चाहती है, जा रही है अपनी कोशिश भर, जिसमें अभी आपके पास आंकड़ा सारे एजेंसी से आया है कि करीब-करीब आपके यहाँ 35 करोड़ के आसपास लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। 5.5 करोड़ तो भूखमरी के शिकार होने के करीब है। आप पा रहे हैं कि डॉलर से 82 रुपए क्रॉस कर गया है आज। आप पा रहे हैं कि विकास दर 5.5 भी नहीं होने वाली इस नए साल में। आप पा रहे हैं कि बेरोजगारी ऐतिहासिक है, जैसी कभी नहीं। लेकिन इस सब को दरी के नीचे डालने के लिए उनके पास हिंदू मुस्लिम है, और जिन राज्यों में यह परिस्थिति सबसे भयानक है, जैसे उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, वहीं आप पाते हैं कि धार्मिक रूप से उन्हीं तबकों में जो सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उन्हीं में घृणा की राजनीति सबसे ज्यादा प्रबल भी है उनके दिमागों में। तो ये इसके सामने एक जब तक वैकल्पिक राजनीति का मॉडल नहीं आप कोई देगा, या नहीं आए, कोई क्यों देगा, मतलब आएगा नहीं सामने, तब तक ये मुकाबला एक हारा हुआ मुकाबला ही रहेगा। हो जी सकता है किसी व्यक्ति विशेष के किसी एक चुनाव में उसका फर्क पड़ जाए, हो सकता है उसकी पार्टी की कुछ सीटें बेहतर हो जाएं, हो सकता है कि ये पार्टी जो सत्ता में है, ये कुछ सीटों से सत्ता पाने से वंचित भी रह जाए। लेकिन उस विचार ने, जिसने इस सारे तंत्र का सत्यानाश कर दिया है, लोकतंत्र का ही सत्यानाश कर दिया है, एकदम खतरे पे डाल दिया है, उसको बिना वैकल्पिक विचार प्रस्तुत किए हर चीज का तुर्की बतुर्की, इसका कोई इलाज नहीं है। वो एक तात्कालिक, आप ये कहिए कि आपको पैर टूट गया है तो आपने प्लास्टर बांधने का आपके पास सामान नहीं है, आप मेडिकल सेंटर से दूर हैं, किसी तरह से कपड़ा वपड़ा बांध के अपना, या कुछ हल्दी उल्दी लगा के गाड़ी चला रहे हैं। तो ये हल्दी लगाई हुई टांग जो है, बहुत देर नहीं चलेगी, ये घिसटेगी, लंगड़ी ही हो जाएगी। इसके लिए आपको बिल्कुल एक वैचारिक विकल्प उसी तरह से प्रस्तुत करना पड़ेगा, जैसा प्रस्तुत करके आरएसएस, उसके आनुषंगिक संगठन, और अब उसका एक करिश्माई नेता इस देश में सत्तासीन। जी शीतल जी, कार्यक्रम का समय खत्म है, बस आधे मिनट में आपको लगता है कि फिर से मुद्दों पे लौटेंगे हम लोग, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि अंत में तो बात उसी की होगी। हाँ, मैं भी आशावादी हूँ। मुद्दे मेन स्ट्रीम में आने ही चाहिए, और उम्मीद है कि आएंगे। इसी आशा के साथ आपके कार्यक्रम के लिए अंतिम लाइन मेरी यही है, और मैं रमेश जी की बातों से भी पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बता दूं, शीतल जी का एक सबसे बड़ी विचार, ये गांव में बैठ के पूरा ये कर रहे हैं, हम सब लोगों से अच्छा बैकग्राउंड इनका है, और हम सब लोगों से अच्छी आवाज है। ये सुदूर गांव में बैठ के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो शायद गांव में भी सबको वापस चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।